नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। देवभूमि में संस्कृत पर सियासत। जी हां, देवभूमि में यूनिफॉर्म सिविल कोड की तैयारी करीब करीब पूरी हो चुकी है और राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए विशेषज्ञ समिति ने ड्राफ्ट बनाने का काम भी पूरा कर लिया है। लेकिन इन सबके बीच उत्तराखंड के मदरसों में संस्कृत पढ़ाई जाएगी। उत्तराखंड के वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने इसका ऐलान कर सबको चौंका दिया है। उन्होंने कहा कि मदरसों में अब संस्कृत की शिक्षा दी जाएगी। शादाब शम्स ने कहा कि मदरसों में एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा, जिसे दूसरे सब्जेक्ट के साथ साथ संस्कृत की भी शिक्षा दी जाएगी। लेकिन इस पर राज्य में सियासत तेज हो गई है। राज्य कांग्रेस के अध्यक्ष करण माहरा ने वक्फ बोर्ड अध्यक्ष पर तंज कसा और तंज कसते हुए कहा कि आजकल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सिस्टम के करीब जाने के लिए चाटुकारिता करने में लगे हुए हैं। दरअसल इससे पहले भी आपको हम बता दें कि उत्तराखंड के मदरसों में संस्कृत पढ़ाने की मांग करीब 6 साल पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के शासन के दौरान सामने आई थी। लेकिन उस मौजूदा वक्त में मदरसा वेलफेयर सोसाइटी ने इस मांग को खारिज कर दिया था। अब ऐसे में अगर मदरसे में संस्कृत की पढ़ाई होती है तो क्या इस पर सियासत लाजमी है? कांग्रेस इस पर सवाल खड़े कर आखिर क्या दिखाना चाहती है, आज हम करेंगे इसी पर चर्चा। तो देहरादून में मॉडर्न मदरसा मुस्लिम समाज ने नई शिक्षा क्रांति की शुरुआत की है, जिसके तहत मदरसों में अब संस्कृत भी पढ़ाई जाएगी। इसको लेकर हमारे सहयोगी अनुज अवस्थी ने वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स से बातचीत की। वो बातचीत आप सुनिए, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब देवभूमि उत्तराखंड में मदरसों में संस्कृत शिक्षा पढ़ाई जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल साफ तौर पे ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो और वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हो, उन्होंने साफ तौर पे इस बात को बोला है कि अब मदरसों में पूरे उत्तराखंड के जो मदरसे हैं वो मॉडर्नाइजेशन किए जाएंगे और उसमें संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। हमारे साथ इस समय मौजूद है वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स जी। उनसे जानेंगे कि किस तरीके से संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है और पूरे देवभूमि की अगर बात करें तो किन किन स्कूलों में, किन किन मदरसों में यह संस्कृत शिक्षा पढ़ाई जाएगी। वक्फ बोर्ड के 117 मदरसे हैं, जिसको हमने तय किया है कि हम उनको मॉडर्न मदरसे में शामिल करने जा रहे हैं और इन मॉडर्न मदरसों में हम एनसीईआरटी का सिलेबस लागू करेंगे। अब मेरे बच्चे हाफिज़ कुरान के साथ साथ डॉक्टर, इंजीनियर, फ़िलासफ़र इसकी भी पढ़ाई कर सकेंगे और एपीजे अब्दुल कलाम साहब के रास्ते पर चलते हुए माँ भारती की सेवा में अपना सब कुछ देने के लिए तैयार है। मुझे लगता है कि एक बहुत पॉजिटिव पहल है। इसमें मुस्लिम धर्मगुरुओं का भी सहयोग मिल रहा है। एक पत्रकार मित्र साथ में बैठे थे तो उन्होंने पूछा कि एनसीईआरटी के सिलेबस में तो संस्कृत भी है, तो क्या संस्कृत भी पढ़ाएंगे? तो हमने कहा बिल्कुल पढ़ाएंगे। अब संस्कृत अगर देवभूमि में नहीं पढ़ाई जाएगी तो कहाँ पढ़ाई जाएगी? अरबी के साथ साथ संस्कृत भी पढ़ाएंगे और मुझे उम्मीद है कि मेरे बच्चों को सब कुछ पढ़ने का अधिकार है। तो क्यों ना पढ़े मेरे बच्चे? क्या वो गरीब का बच्चा है, वो मजलूम का बच्चा है, उसकी माँ के पास उसे पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है, तो क्या उसे कोई नहीं पढ़ाएगा? जिसका कोई नहीं है उसके लिए वक्फ बोर्ड खड़ा है और वक्फ बोर्ड ने तय किया है अपने हर मदरसे को हम मॉडर्न बनाएंगे और इन मॉडर्न एजुकेशन के साथ अपने बच्चों को जोड़ेंगे। ये थे हमारे साथ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि पूरे प्रदेश के जो मदरसे हैं उसमें संस्कृत शिक्षा पढ़ाई जाएगी और पूरी ईमानदारी से पढ़ाई जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने एक शब्द और बोला कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप, इस तरीके का हम माहौल पूरे उत्तराखंड के जो मदरसे हैं, शुरुआत हम 4 जिलों से करेंगे, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और हल्द्वानी से। उसके बाद के जो पहाड़ के मदरसे हैं उनको भी मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा। देहरादून से अनुज अवस्थी, न्यूज इंडिया। तो उत्तराखंड के 117 मदरसे ऐसे हैं जहां पर संस्कृत की पढ़ाई होगी। देवभूमि के मदरसों में संस्कृत की पढ़ाई पर अब सियासत हाई हो गई है। संस्कृत पढ़ाने पर घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस लगातार परेशान है। वक्फ बोर्ड की मंजूरी मिल गई है, लेकिन फिर भी कांग्रेस की आखिर ऐसी क्या मजबूरी है? दरअसल आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष को आप अभी सुन रहे थे, शादाब शम्स, जिन्होंने इस संबंध में कई खुलासे किए। और चलिए, इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त महेंद्र रामदूत दास जी, जो कि पीठाधीश्वर हैं राम जानकी आश्रम के, वो जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है महेंद्र जी आपका न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद प्रभु। जय श्री राम। जय श्री राम। महेंद्र जी, सबसे पहले इस पहल को आप कैसे देख रहे हैं कि मदरसों में संस्कृत पढ़ाई जाएगी? देखिए महोदय, ये कोई नई बात नहीं है।
सबसे सबसे प्राचीन वाणी है देववाणी संस्कृतम। देवताओं की भाषा जिसे बोलते हैं उसे संस्कृत को कहते हैं। और संस्कृत में यहाँ तक लिखा है कि संस्कृत भाषायाम सर्वेषाम भाषायाम जननी अस्ति। संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की माता है। तो भारत जिसकी पहचान ही संस्कृति से है, जिसकी पहचान ही परंपराओं से है, जिसकी पहचान ही सद्भावना से है, ऐसे भारत में चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, उसे अपनी वास्तविकता से जुड़ने का जो मूल मंत्र मिलता है वो उसकी अध्ययन से, उसके ज्ञान से मिलता है। और ज्ञान को प्रचार करने के लिए भाषाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो जो सबसे प्राचीन भाषा हमारी है, अगर उसका ही हमारा ज्ञान अधूरा है तो हम पूर्ण रूप से भारत से नहीं जुड़ पाएंगे, ना ही हम भारतीय हो पाएंगे, ना ही हमारी देश के प्रति जो श्रद्धा, आस्था, विश्वास है वो बढ़ेगा। तो अगर इसको बढ़ाना है तो कहीं ना कहीं हमें जो प्राचीनतम जो हमारी सबसे बड़ी धरोहर है, जो हमारी जो संपत्ति है, उसको उजागर करना पड़ेगा, उसको बाहर लाना पड़ेगा। और जब हम उसको बाहर लाएंगे और उसका ज्ञान प्रति व्यक्ति को होगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, लेकिन उसे अपनी आधुनिकता से जुड़े होते हुए अपनी प्राचीनता को का जो महत्व है उसे पता होना चाहिए। और जब तक अभी आप समझिए, हम छोटे से शब्दों में कहते हैं कि भारत विश्व गुरु था, भारत सोने की चिड़िया था, तो ये था नहीं, ये है। लेकिन हम इनको झुटला चुके हैं, कुछ चीजों को भुला चुके हैं। और अब कहीं ना कहीं बहुत से ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं जो इसकी पहल की शुरुआत कर रहे हैं। मैं उनका अभिवादन करता हूं और उनका स्वागत करता हूं कि जिन्होंने इस पहल को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दे रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम विश्व गुरु थे नहीं हैं और ये दर्शा देंगे हम विश्व पटल पर। लेकिन जब से ये वक्फ बोर्ड का फैसला आया है महंत जी, तो उसके बाद से सियासत भी जमकर हो रही है। क्योंकि अब उत्तराखंड में देखिए दो पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी कह लीजिए आप या फिर बीजेपी कह लीजिए। कांग्रेस पार्टी जो है वो लगातार ये कह रही है कि अच्छी बात है आप संस्कृत पढ़ाइए, लेकिन साथ ही साथ संस्कृत पर ही जोर क्यों, बाकी और भाषाओं का भी ज्ञान बच्चों को क्यों नहीं होना चाहिए? देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं हर बार अपनी चर्चा में ये कहता हूं और हमेशा कहता रहूंगा कि कृपया जब देश की उन्नति की बात आए ना, जब देश के भविष्य की बात आए ना, तो उसमें राजनीति को परे रखिए, थोड़ा दूर रखिए। यहाँ राजनीति का कोई मेलजोल ही नहीं। देखिए, आप संस्कृत पे जोर इसलिए है कि संस्कृत प्राचीनता को दिखाती है, संस्कृत संस्कारों को सिखाती है, संस्कृत संस्कृति को बढ़ावा देती है। अब आप इतिहास को पढ़ाने पे जोर देंगे, अंग्रेजी को पढ़ाने पे जोर देंगे, जो मुगलों का इतिहास पढ़ाएंगे या जो ब्रिटिश या अन्य चीजों को दर्शाएगी अंग्रेजी, तो क्या वो महत्वपूर्ण है या जो राम कृष्ण या इनके परिचिनों पे चलना सिखाएगी तो संस्कृत महत्वपूर्ण है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। तो ये कांग्रेस को ये समझना चाहिए व्यक्तिगत रूप से कि आप भारत में रहते हैं, भारत का खाते हैं, भारत की वजह से आपकी पहचान है, तो आप भारतीयता को स्वीकार क्यों नहीं कर पा रहे? आप भारत में, जब आप एक चीज समझिए, जब देश क्या पूरे विश्व में लोगों ने अक्षर का ज्ञान नहीं कर पाया था, तब भारत में गुरुकुल संचालित थे। तब तो कोई ज्योमेट्री, इकोनॉमी या आपको अंग्रेजी या इतिहास नहीं पढ़ाया जाता था, तब तो संस्कृत ही पढ़ाई जाती थी। तो हमारी जो पहचान, हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका भी एक एक रिएक्शन ले लेते हैं। हमारे साथ फाजिल अहमद साहब जो कि मुस्लिम स्कॉलर है वो जुड़ चुके हैं। हमारे साथ महंत नारायण गिरी जी जो कि प्रवक्ता हैं जूना अखाड़ा के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन मेरा अगला सवाल है फाजिल अहमद साहब से। फाजिल अहमद साहब, इस पहल को कैसे देख रहे हैं आप कि संस्कृत पढ़ाने पर अब जोर दिया जा रहा है? एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर, वक्फ बोर्ड की मंजूरी मिल गई है। अब तक आवाज पहुंच रही है फाजिल साहब? चलिए फाजिल साहब को हम रुक करेंगे। अब हमारे साथ नारायण गिरी जी भी मौजूद हैं। नारायण गिरी जी, मैं सबसे पहले
आपका स्वागत करूंगी। उसके बाद सबसे देखिए कहा यह जा रहा है कि पहले उत्तराखंड में यूसीसी की बात कही गई, उसके बाद में फिर मज़ारों को हटाने का काम किया गया और अब जो है वो मदरसों में संस्कृत की पढ़ाई पर जोर दिया जा रहा है। और तो कहीं ना कहीं एक तबके को टारगेट करने की तैयारी में पार्टी है, ऐसा है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय संस्कृत देखिए कि मैं अमेरिका गया था, नासा में गया था, तो वहाँ जगह जगह संस्कृत के वेदों के श्लोक लिखे हुए थे। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो भारतीय मूल जो है ये पूरा वैज्ञानिक भी मान चुका है कि भारत की जो प्राचीन जो संस्कृति है वो सबसे प्राचीन भाषा है। और एक मान लीजिए कि हम लोग तो संस्कृत के राष्ट्रवाद की बात करते हैं। जो भारत है वो संस्कृत राष्ट्रवाद है, तो संस्कृत राष्ट्रवाद में हम किसी मुसलमान का या किसी ईसाई का कोई विरोध नहीं करते हैं। संविधान ने सबको अधिकार दिया है, वो अपने अधिकारों के हिसाब से जो अपना पालन करे। परंतु ये किसी मान लीजिए कि ये क्या है कि कुछ तथाकथित जो अपने आप को बुद्धिजीवी समझते हैं, मान लीजिए कि मैं मलेशिया वगैरह गया, इंडोनेशिया वगैरह गया, तो वहाँ पर तो संस्कृति, वहाँ पर इंडोनेशिया जो है सबसे बड़ा देश है। जकार्ता वगैरह में मैं देखा कि उनका जो जहाँ पार्लियामेंट है उसके सामने में भगवान कृष्ण जी का रथ वगैरह खड़ा है और क्रूड जो है उसका हवाई जहाज का उनका कंपनी का नाम उन्होंने जो कार का नाम दिया हुआ है और वहाँ जगह जगह संस्कृत का वगैरह लिखा हुआ है। तो ये क्या है कि ये तो क्या है कि ये तो समझ लीजिए कि जो हमारे एक प्राचीन समय में है, हमारे जो अपने भाई थे वो उनका DNA अभी भी एक ही है। तो यही लोग विरोध करते थे। तो कहीं भी विश्व में संस्कृति का किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है और संस्कृति जो है वो कोई जाति से, धर्म से, कोई पार्टी से मतलब नहीं है। उसका यह है कि ज्ञान की वृद्धि। आज तक जो है कंप्यूटर वगैरह जितने भी ये लोग जो है इन्होंने संस्कृत भाषा को पकड़ा है। तो ये कुछ विशेष शक्तियाँ हैं कि व्यक्ति का बुद्धि को विकसित करने के लिए, उसको जो है परिपूर्ण मस्तिष्क को परिपूर्ण करने के लिए संस्कृति अनिवार्य है। ठीक है। किसी प्रकार का मैं ये नहीं समझता हूँ कि पार्टी का जो है इसको कोई इसमें भूमिका है। आपने बोला कि भाई पहले मदरसों वगैरह था, तो बिना मतलब कोई भी सड़क के किनारे कोई ट्रक के वहाँ पर जो है वो मतलब मान लीजिए कब्र बना दिया के ऊपर। ये मुसलमान भी इसको तो मानते नहीं है, वो लोग भी उसको जो है कुछ खाना समझते हैं, उसको तो वो लोग भी नहीं मानते। तो ये तो कुछ जो अपने आप को जो मान लीजिए कि कुछ ऐसा मानसिकता वाले हैं कि भाई पैसे आने चाहिए किसी भी रास्ते से, तो कहीं भी 2 ईंट रख के कब्र बना देते हैं और कुछ शहीद हो गए वहाँ पर, ये हुआ या फिर हो गया, ये हो गया। ये कोई ऐसा कोई नहीं है। ठीक है। महेंद्र रामदूत दास जी, मैं आपसे अब एक सवाल समझना चाहूंगी। देखिए जिस तरीके से 6 साल पहले भी ये मांग उठी थी और 6 साल पहले भी ये बात कही गई थी कि मदरसों में संस्कृत की पढ़ाई होनी चाहिए, लेकिन उस वक्त जो है टाल दिया गया था ये कहकर के, क्योंकि जो त्रिवेंद्र रावत थे उस समय मौजूदा वक्त में, उन्होंने कहा था, साफ इनकार कर दिया था और इसे अव्यवहारिक उन्होंने बताया था। अब ऐसे में देखिए सबसे बड़ा जो चैलेंज है गवर्नमेंट के लिए वो ये हो जाता है कि संस्कृत के टीचर की भी हायरिंग जो है वो मदरसों में करनी होगी। तो आप कैसे देख रहे हैं, सरकार के लिए चुनौती है कहीं ना कहीं ये कि सबसे पहले टीचर ही लाने होंगे मदरसे के लिए? देखिए महत्वता ये है कि इसे एक अलग दृष्टिकोण से देखिए। इसमें कहीं ना कहीं भारत के भविष्य की नींव दिख रही है। भारत को आगे बढ़ते हुए देखा जा रहा है। इसे अगर कहीं राजनीति से परे होके वैचारिक मतभेदों को लेकर व्यक्तिगत मतभेद ना हो इसमें, तो कहीं ना कहीं भारत को आगे बढ़ते हुए देखा जा सकता है। अब मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ मदरसों में संस्कृत अनिवार्य है। आपको ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास। इस वक्त दरअसल हमारे साथ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शदाब शम्स साहब भी खुद जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सर आपको मुबारकबाद, और वाकई ये सराहनीय पहल है आपकी कि वक्फ बोर्ड ने इस चीज़ को मंजूरी दी है कि अगर एक हाथ में कुरान है तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर भी होना चाहिए, और एजुकेशन के क्षेत्र में मुस्लिम बच्चे जितनी आगे बढ़ेंगे उतना ही कौम को भी फायदा होगा। लेकिन आपके ऊपर एक आरोप जो है सर वो ये लग रहा है, ऐसे में कितना मुश्किल रहा होगा आपके लिए फैसला, इसलिए मैं आपसे ये सवाल कर रही हूँ। कांग्रेस पार्टी आपसे ये कह रही है कि अच्छी बात है, आपके पहल की सराहना करते हैं, लेकिन आप ये सब जो कर रहे हैं वो दरअसल सरकार से नजदीकियां बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, ऐसा है क्या? देखिए कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में है, उसको उम्मीद करना कि कांग्रेस कुछ अच्छा बोलेगी ये तो मुमकिन ही नहीं है। लेकिन हम ये कहते हैं कि चलो वो जो बोलते हैं निंदक न्यारे राखी, हम तो निंदक भी अपने करीब रखते हैं। मैं इतना ईमानदारी से जरूर कहूंगा कि हमारे यहाँ वक्फ बोर्ड के 117 मदरसे हैं। हाँ। और हमने ये तय किया है कि हम NCERT का सिलेबस पढ़ाएंगे और उस NCERT के सिलेबस में संस्कृत की किताब भी है, तो इसलिए हम संस्कृत भी पढ़ाएंगे। और मैं ये कहता हूँ कि आप मदरसों में अरबी पढ़ा रहे हैं, अरबी के साथ संस्कृत पढ़ेगी तो क्या दिक्कत है? हर व्यक्ति को अपनी भाषा बोली पे अभिमान होता है। अरब को अरबी पे अभिमान है, अंग्रेजों को अंग्रेजी पे अभिमान है, तो मुझे मेरी हिंदी और संस्कृत पे अभिमान होना चाहिए। इसमें क्या दिक्कत है किसी को?
और मैं ये कहता हूँ ये अब बदलाव की बयार बह रही है। देश विश्व गुरु बनने जा रहा है। हमारे बड़ों ने जो सपना देखा था वो सपना साकार होने जा रहा है। तो उसके लिए कुछ मुझे लगता है कि एक गिलहरी रूपी योगदान मेरे मॉडर्न मदरसों का भी हो, ये मैं मानता हूँ। मुस्लिम समाज अब तमाम बेड़ियां तोड़ने के लिए तैयार है। मेरी लगातार लोगों से बात हो रही है। उत्तराखंड के अंदर तमाम मुस्लिम समाज के लोग, क्योंकि पहाड़ मूल के लोग हैं, वैचारिक रूप से पहाड़ी हैं, वो लोग सब कह रहे हैं कि हम इस मॉडर्न मदरसा कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करते हैं और इसका वेलकम कर रहे हैं। मदरसों की तरफ से क्या रुख है शदाब साहब? मदरसे एग्री है इस चीज के लिए? देखिए, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जो पॉजिटिव अप्रोच मुझे पब्लिक से मिल रही है वो बहुत पॉजिटिव है। कुछ कल मुझे एक मदरसे में बुलाया गया था, वो विकास नगर और हिमाचल से लगता हुआ हमारा एरिया है, दूरस्थ इलाका है। वहाँ पे बुलाया गया और वहाँ बच्चों ने बड़ी खुशी जाहिर की। अब हमारे बेटे बेटियां पढ़ना चाहते हैं, उनको खुले आसमान में उनके परों को फड़फड़ाने के लिए वो तैयार हैं। हम ये चाहते हैं कि मेरे बच्चे हाफिज कुरान के साथ साथ इन मॉडर्न मदरसे से पढ़ के निकले, वो डॉक्टर, इंजीनियर, फिलोसोफर बनते हुए साइंटिस्ट बने, एपीजे अब्दुल कलाम साहब के रास्ते पे आगे बढ़े, माँ भारती के हाथों को मजबूत करें। इस दिशा में आज बढ़ने की आवश्यकता है। लेकिन अगर कुछ लोग हमारी बुराई करके, हमारा विरोध करके खुश होते हैं, तो हम ये कहते हैं आप खुश होते रहिए, हम तो यही करेंगे जो हमें करना है। इसके लिए अब आवाम तैयार है, पब्लिक तैयार है, और मुझे लगता है अगर थोड़े बहुत लोग विरोध करेंगे तो उनके विरोध को हम कम करने की कोशिश करेंगे। मैं ये मानता हूँ कुछ लोग अगर हमसे नाराज होंगे तो कुछ लोग हमारा साथ भी अवश्य देंगे। ये आपका कहना बिल्कुल ठीक है। बड़ी कोशिश है, इस कोशिश को लोग हर तरह से रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अपनी संस्कृति का लोहा मनवाना, क्योंकि अगर आपको विश्व गुरु बनना है तो सबसे पहले तो लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम हिंदी हैं। तो उम्मीद करें शम्स साहब, हाँ ठीक है शदाब, आगे बढ़ हाँ, पाएंगे, ठीक है, तो ये मुमकिन नहीं। बिल्कुल। तो शदाब साहब, आगे भविष्य में क्या प्लानिंग है वक्फ बोर्ड की? उम्मीद करें कि संस्कृत के साथ साथ बाकी और भाषाओं को भी बल मिलेगा, बाकी और भाषाओं पर भी ध्यान दिया जाएगा मदरसों के अंदर? बिल्कुल, हमने कहा है कि जो एनसीईआरटी का सिलेबस है उसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हम सब पढ़ा रहे हैं। हम तो कह रहे हैं हम अरबी भी पढ़ाएंगे, अरबी के साथ साथ संस्कृत पढ़ाएंगे। मेरा बच्चा आखिर क्यों वो अपनी भाषा से महरूम रहे? और आपको तो ये तो नॉलेज है, आपको जितना गेन करेंगे उतना कम है। और ये मेरे अध्यात्म की भाषा है, ये मेरी कल्चरल लैंग्वेज है, मेरी सांस्कृतिक धरोहर है। तो इस सांस्कृतिक धरोहर को हमें संभाल के रखने की, सजोने की आवश्यकता है। और मैं ये समझता हूँ कि अब जो दुकानें चल रही हैं वो बंद होने वाली हैं। मुस्लिम समाज जागरूक हो रहा है, और जो मोदी जी ने सपना देखा था मुस्लिम बच्चों के एक हाथ में लैपटॉप और दूसरे में कुरान होगा, वो आपको देवभूमि उत्तराखंड से साफ साफ नजर आएगा। युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने मुझे पूरी तरह से आश्वासन दिया है कि वो हर संभव मदद हम लोगों की करेंगे। आप लोगों से भी मेरा अनुरोध है, संत समाज के लोग भी बैठे हुए हैं, उनसे भी मेरा अनुरोध है, सब लोगों का साथ हमें चाहिए। हम अपने मदरसों को मॉडर्नाइज कर रहे हैं। किसकी तरफ इशारा है आपका शदाब शम्स साहब? किसकी तरफ इशारा है? कौन नहीं चाहता कि ये कौम पढ़ जाए, लिख जाए? क्योंकि अगर पढ़ लिख जाएगी तो सवाल पूछने लग जाएगी। बिल्कुल, जिनको राजनीतिक आज तक जिन्होंने बेवकूफ बनाया है, जो राजनीतिक लाभ लेते हैं, उनको बड़ी परेशानी है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि कौम, मुस्लिम समाज अब जागरूक हो रहा है, बेटियां जागरूक हो रही हैं। हमारी एक बेटी, मैं आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है, हमारी एक बेटी है, उस बेटी का नाम है रजिया सुल्तान। संस्कृत में कुरान की तिलावत उन्होंने की है, मैंने पढ़ा था। जी जी बिल्कुल, गर्व की बात है। बताता है हम तो एकम सत्य विप्रो माधवादियंती के मानने वाले हैं। हम तो कहीं से कहीं तक रुकने वाले नहीं हैं। और हिंदुस्तान यही है जो एक कल्चर को लेके चला। तो पाकिस्तान का आज क्या हाल है देख लीजिए, अफगानिस्तान का क्या हाल है देख लीजिए। हम सबको साथ लेके सबका सम्मान करते हुए आगे बढ़ेंगे, जिसको मेरी संस्कृति से। और अगर एक मुस्लिम बच्ची रजिया संस्कृत में कुरान लिख सकती है तो क्या हम संस्कृत में उसकी तिलावत नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। फाजिल साहब जो कि बहुत देर से जुड़ना चाहते थे, कुछ नेटवर्क इशू था। फाजिल साहब, अगर अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो आप इस फैसले को कैसे देख रहे हैं कि अब मदरसों में भी संस्कृत सब्जेक्ट को ऐड किया जा रहा है, संस्कृत पढ़ाई जाएगी? देखिए, अभी हमारे एक भाई बैठे थे, बीजेपी के नेता है, देहरादून और उत्तराखंड में मुसलमानों को देवभूमि छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। तो इधर देखा आपने किस तरह से मुसलमानों को बेइज्जत किया गया उत्तराखंड के अंदर, और किस तरह से मज़ारे तोड़ रहे, जाकर बजरंग दल के गुंडे जो है जाकर के मज़ार तोड़ रहे, मस्जिद मदरसा तोड़ रहे। इनको नहीं दिखाई दे रहा ये बात?
ये क्या बात करते हैं मुसलमान की? अरे जहाँ जिस पार्टी में है उस पार्टी की बात कीजिए। आपको किसने कहा से आप मुसलमान नहीं, की बात करना शुरू कर अरे दी? फाजिल साहब एक मिनट, अगर मदरसे के बच्चे कोई और लैंग्वेज सीख जाएंगे, अगर मदरसे के बच्चे कंप्यूटर चलाना सीख जाएंगे, अगर मदरसे के बच्चे संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू सारी भाषाओं को ज्ञान ले लेंगे तो इसमें दिक्कत क्या है? कर्नाटक के अंदर एक मुस्लिम लड़की का हिजाब खींच के जय श्री राम बोला जा रहा था। अब कर्नाटक में सरकार बदल गई, अब क्यों नहीं वो काम कर रहे? संस्कृत में सुन लीजिए। फाजिल पेरियार साहब एक जो मिनट, थे ना, अगर सुनिए, कहीं सुनिए। गलत हो रहा है तो हम उसे याद पेरियार रखेंगे, साहब, अगर कहीं सुन सही लीजिए। हो रहा है तो हम उसका स्वागत भी अरे नहीं सुनिए करेंगे। ना, हाँ सुनिए नीता जी, जी सुनिए। जी पेरियार साहब ने सारे हिंदू धर्म ग्रंथों को हाँ। संस्कृत से अलग अलग भाषा में हाँ ट्रांसलेट क्यों करवाया? हिंदी में, तेलुगु में, मलयालम में, सारी भाषाओं में। इसलिए ये तो हम तो चाह रहे कि पूरा भारत, ओबीसी, एससी, एसटी सभी लोग संस्कृत पढ़े और जाने कि उनके धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है उनके बारे में। यही इसीलिए पेरियार साहब ने सभी अपने धर्म ग्रंथों को अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट कराया था। और मुसलमान तो जान ही रहा है क्या है संस्कृत, लेकिन सबको जानना चाहिए कि संस्कृत के इनके ये जो बातें कर रहे हैं लोग, आज अगर स्टालिन ने कुछ कह दिया इतना बुरा लग रहा है। जिस तरह से चर्च जला रहे, मुसलमानों का मस्जिद तोड़ रहे, बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ रहे, उनको भी तो इतना ही बुरा लगता है ना। आपके धर्म को अगर कोई कुछ कह दे रहा है तो आपको बहुत बुरा लग रहा है। आप भी जब दूसरे के धर्मों को कुछ कहते हैं तो उनको भी इतना ही बुरा लगता है। हम सब भारत यहाँ के वासी धर्म हैं, हम सर, सब भारत अगर के देखिए बच्चे हैं। दिक्कत यही है ना कि हम हिंदी को अगर हिंदू से जोड़ के देख लेंगे, उर्दू को अगर सिर्फ मुसलमान से जोड़ के देख लेंगे तो ना कोई अरबी पढ़ पाएगा, ना कोई संस्कृत का ज्ञान ले पाएगा। अगर ये बच्चों के नहीं, एजुकेशन की अरे बात हो हम तो रही कह रहे है, हैं ये कि मदरसों के संस्कृत मॉडर्न तो होने की बात हो रही है, कंपलसरी ये सब्जेक्ट होना मदरसों में चाहिए, सारी लैंग्वेज ताकि पढ़ाने की दलित बात हो रही OBC, है। ST के हाँ। बच्चे जान सके कि संस्कृत चलिए उनके ठीक है, बारे में वक्त क्या की लिखा कमी है, गया। माफी चाहूंगी फाजिल साहब, बहुत देर से आपसे बात करना चाह रहे थे, आप बहुत देर से जुड़े, तो बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र रामदूत दास जी आपका भी और महेंद्र नारायण गिरी जी आपका भी। दरअसल देखिए समझना यही था कि देवभूमि में अगर संस्कृत पढ़ाई जा रही है बच्चों को उत्तराखंड के अंदर तो एक अच्छी पहल है। जितनी लैंग्वेज बच्चे सीखेंगे उनके लिए आगे फ्यूचर में उतनी आसानी होगी, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है कि इस पर भी सियासत हो रही है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।